14 साल का बच्चा मेरा पति बन गया। मैंने सोचा कि दूध पिला के सुला दूंगी, लेकिन वह बच्चा मुझे देखते ही बेड पर कूद गया और उसने मेरी चीखें निकाल दी, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी। उसने, मैं मानती हूँ, मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया है। मैं हर मुश्किल, हर परेशानी हंसकर झेलती, लेकिन मैं किसी भी सूरत इस बच्चे को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर नहीं सकती। मेरी माँ काफी गुस्सैल मिजाज की औरत थी और बहुत तेज निगाह की थी। वह अपनी तेज नजर मुझ पर रखती थी। ना उसको मेरा उठना बैठना पसंद था, ना मेरा बोलना चालना, और खासकर मेरी हंसी से तो बहुत अलग किस्म की चिढ़ थी। हर वक्त चीज के लिए रोक देना कभी कभी मेरे अंदर आग लगा देता था। मैं उनके इस रोक टोक से बहुत परेशान होती जा रही थी। ये महसूस होने लगा था कि जैसे मेरी जिंदगी नर्क बन गई है, मैं किसी जंजाल में कैद हूँ। ये बहुत अजीब और हैरत की बात थी, लेकिन ये सच भी है कि मैं अपनी ही माँ से सख्त उदास हो गई थी। मेरी माँ मेरी जल्द से जल्द शादी कराना चाहती थी। अगर उनका बस चलता तो वह आज ही मेरी शादी कर देती और मुझे मेरे घर का कर देती। लेकिन मसला ये था कि हमारे यहाँ खानदान में ही शादियां होती थी। जो खानदान से बाहर शादी करने का सोचता भी है, उसको बिरादरी से अलग कर दिया जाता है। उसकी वजह से मेरी माँ कहीं और भी मेरा रिश्ता नहीं कर सकती थी और खानदान में मेरे जोड़े का कोई भी नहीं था। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो लड़के थे वह पहले से ही शादीशुदा थे। मेरी उम्र का कोई नहीं था। बाकी जो लड़के बचे थे वह मुझसे छोटे थे। मेरी माँ बिरादरी में ही मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे पर वह बिना वजह से गुस्सा हो जाती थी। कुछ वक्त पहले की बात है, जिस बात को मैंने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था वह सबसे पहले मेरी माँ के ही सामने आएगी और मेरे लिए नर्क बन जाएगी। मैं जिससे मोहब्बत करती थी वह साथ वाले गांव का था। उसका नाम अमन था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वह भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। हम दोनों बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ थे। मुझे मोहब्बत के मायने अमन से मिलने के बाद पता चले थे। मुझे अंदाजा नहीं था कभी कभी जिंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है। हम दोनों को ही अंदाजा ना हुआ और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब दूरी मुमकिन नहीं थी। एक दिन मैं उससे मिलने गई हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी माँ मुझ पर निगरानी कर रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ। जिस दिन मैं वक्त निकाल कर अमन से मिलने गई, मुझे जरा अंदाजा नहीं था माँ पीछे आ गई और हमें दबोच लेगी। वह मुझे उधर से ही मारती हुई लाई थी। उन्होंने घर पर लाकर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैंने जिंदगी में इतनी मार कभी नहीं खाई होगी जितनी उस दिन खाई थी। उन्होंने उस दिन ही फैसला ले लिया था वह मेरी शादी इस महीने ही करवाएंगी। अब वह मुझसे भले उम्र में कई साल बड़ा हो गया, कई साल छोटा हो, लेकिन शादी इसी महीने में ही होगी। मैं बहुत तेज चीखे चिल्लाई। मैं शायद ही अपनी जिंदगी में कभी अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात की होगी। मैं उनके सामने निगाह नहीं उठा पाती थी। आज मैं उनके सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत के लिए चीख रही थी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उन्होंने गुस्से की वजह से मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से गरज कर बोली, मैं तुम्हारी शादी किसी भी हाल में उस आवारा और 2 नंबर के लड़के के साथ नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी शादी हर हाल में खानदान के अंदर ही, खानदान से बाहर में तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं उनसे कहा कि आप कोई रिश्ता ढूंढ के दिखाएं मुझे खानदान में। तो मेरे जोड़े का कोई दिखता ही नहीं, मेरा कोई उम्र का ही नहीं है। जो बड़े लड़के हैं उन सब की शादी हो चुकी है और जो बच्चे हैं वह मुझसे उम्र में छोटे हैं। मेरी माँ को मेरी जिद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। 2 दिन तक वो इस मामले पर सोच विचार करती रही और अगले 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा चाचा के 14 साल के बेटे से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। हमारी फैमिली और हमारे चाचा की फैमिली, हम एक ही घर में रहते थे। हमारे गांव का यही सिस्टम था
सब लोग मिलजुल के रहते थे। मेरी माँ की बात सुनकर और उनका फैसला सुनकर मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं हरगिज उस 14 साल के लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं मरना जरूर पसंद करूंगी, लेकिन मैं शादी किसी तौर पर नहीं करूंगी। हालांकि मैं भी कोई इतनी खास बड़ी नहीं थी। मेरी उम्र भी तकरीबन 18 साल की थी। वह मुझसे उम्र में 4-5 साल ही छोटा होगा। वैसे भी गांव में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मगर मैं अपने साथ ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर सकती थी। मेरी सोच अलग थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और मुझे मेरे 14 साल के कजन के साथ शादी करवा दी थी। मैंने लाख हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ भी मेरे काम नहीं आया। मेरी शादी 14 साल के बच्चे से हो गई थी, मगर मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। उस 14 साल बच्चे की जिंदगी को मैं जहर बना दूंगी। सबके लिए सबक जरूर छोड़कर जाऊंगी। बिना लड़की की मर्जी की शादी का अंजाम क्या होता है। लेकिन मुझे जरा अंदाजा नहीं था, शादी के बाद तख्ता ही पलट जाएगा, क्योंकि वह बच्चा दिखाई देने वाला हकीकत में एक बच्चा नहीं था। मेरी सोच गलत साबित हुई थी। मैं जो सोच रही थी वह तो छोटा बच्चा है, इसे किसी चीज की कोई खबर नहीं होगी। मैं इसको नशे की गोलियां खिला के सुला दूंगी और अपने प्यार को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ वक्त गुजारूंगी। जिस चीज में मुझे खुशी मिलती है मैं वैसा ही करूंगी, और अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। इस तरह मेरी माँ भी खुश हो जाएगी कि मैं 14 साल के लड़के से शादी कर ली है और अपने घर में उसके साथ खुश हूँ, और मुझे भी अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। शादी की पहली रात ये सब महसूस होता था जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो, आसमान सर पर आ गया हो। जब उस 14 साल के लड़के ने अंदर आते ही मेरे साथ मैं जो किया, जिससे मुझे अंदाजा भी नहीं था, उसने आते ही मेरे साथ उसने मेरी सारी चीजों पर पानी फेर दिया था। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, वह तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकला। मैं सहमी एक जगह पर बैठी हुई थी और वह एक समझदार मर्द की तरह खड़ा हुआ था। उसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी कि 14 साल के लड़के को उन बातों के बारे में कैसे इतना पता है। 14 साल तो बिल्कुल छोटी उम्र होती है, या शायद लड़के जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। मैं अंदर ही अंदर सोचे जा रही थी और अजीब सी कश्मकश का शिकार थी। अंदर ही अंदर में उस लड़के को बुरा भला भी कह रही थी, क्योंकि सामने कहने की मुझ में ताकत और हिम्मत नहीं थी। अभी जो कुछ मिनट पहले हुआ था मुझ में और बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उसको और झेलूं। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था इस तरह कर सकता है। मेरा दिल कह रहा था मैं उसके मुंह तोड़ दूं, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसकी मर्दानगी देख ली थी और अब मुझे उससे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने क्या क्या प्लान बनाया था, मैंने क्या क्या सोच रखा था, अब मुझे कुछ भी साकार होता दिखाई नहीं दे रहा था। जिंदगी में हमेशा अपनी मनमानी की थी। माँ बाप भाई बहन मेरे आगे किसी की भी नहीं चलती थी। मैं हमेशा से ही हुकूमत करती आई थी और अपनी मर्जी चलाना मेरा पसंदीदा शौक था। मैंने सबके प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। जो दिल में आता था मैं कर गुजरती थी, मगर इस बार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। ये पहली बार था कि कोई फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था, मगर इस फैसले के अंदर भी मैंने अपने लिए सुकून और खुशी ढूंढ ली थी। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मेरे सर पर अमन के इश्क का भूत सवार था और मुझे अब वह दिखाई नहीं देता था। अगर एक दिन मैं उसे देख ना लूं तो मुझे सुकून चैन नहीं मिलता था। मैं इसी तरह तड़पती थी जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है। मेरी ये मोहब्बत जवानी की थी। मैंने शुरू में कोशिश की थी खुद को राजी करने के लिए, पर यह मुमकिन नहीं था। शादी के बाद मुझे एक कमरे में दूसरे कमरे से शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि हम लोग एक घर में ही रहते थे। आज मेरी शादी को 1 हफ्ता पूरा हो गया था। वह 14 साल का लड़का कमरे के अंदर आते ही शेर बन जाता और मुझ पर ऐसे दहाड़ता
था जैसे मैं कोई उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। मैं अपनी माँ के ना सुनने वाली उस लड़के के आगे सर झुकाकर सारी बातें मानती थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी मैं कैसे इस हुक्म की गुलाम बन चुकी थी, लेकिन बस ये सोचकर चुप हो जाती थी कोई तमाशा ना बने। मगर आज मैंने सोच लिया था मैं हर हाल में उसे नशे की गोलियां खिलाकर सुला दूंगी। मैं उसके पीछे से अपनी प्लानिंग पूरी कर लूंगी। मैंने उसको नींद की गोलियां दूध के साथ गिलास में डालकर उसे खिला दी थी और अब वह सो रहा था और वह गहरी नींद में चला गया था। कुछ देर उसके पास बैठकर उसका अच्छी तरह से मैं जायजा लेती रही। अब मुझे यकीन हो गया कि वह सो गया है। मैं तो अपनी मोहब्बत अमन, जिसको मैं पसंद करती थी, उस लड़के को फोन किया और फिर आने की दावत दी। मैंने एक बार फिर उस सोते हुए बच्चे को चेक किया। वह गहरी नींद में सो रहा था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल बेखौफ सी खुद को महसूस कर रही थी, क्योंकि ना जाने कितनी बार अब अमन को अपने घर बुला चुकी थी, लेकिन आज थोड़ा बहुत डर उसकी वजह से वह भी बिल्कुल खत्म हो गया था। हमारे घर वाले सवेरे सो जाते थे और काम की वजह से भी जल्दी उठते थे और घर के काम काज करते थे, फिर जमीनों पर चले जाते थे और ये मेरे लिए अच्छा वक्त होता था। सब लोग जमीन पर चले जाते थे और मैं वह छोटा सा मोबाइल जिसे मैं हर वक्त छुपा कर रखती थी, उसको निकाल कर अमन से घंटों घंटों बातें करती थी। लेकिन जब से शादी हुई थी वह अब मुमकिन नहीं था। मेरे सर पर हर वक्त रहता था। मैं जब शादी से पहले बात करती थी, उसके बाद माँ मेरे ऊपर बहुत गहरी नज़र रखना शुरू कर दी थी और मुझे उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया था और वह अमन से मिली थी। मगर उनका कहना था कि वह उनको एक आंख भी नहीं भाया और मेरी माँ मुझसे बोली थी कि मैं तुम्हारी शादी उस जैसे इंसान से हरगिज नहीं करूंगी। और आज लगता था वह बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन इस वक्त मुझे सब अपने दुश्मन लगते थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ जाति कर रहे हो। मैंने सारी सोचों को रौंद डाला और अमन को कॉल करके घर आने की दावत दी। मेरे कहने की देर थी वह एकदम फिर चहक उठा और काफी खुश हुआ। वो खुश होकर जोश में घर आने के लिए फौरन तैयार हो गया। मैं भी अपनी जगह से उठी और खुद को ठीक करने लगी। मैंने खुद को बहुत खूबसूरती से सजाया और बैठ के अमन का वेट करने लगी। कुछ मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम से दरवाजे के सामने ही दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर साइड हो गई। सामने ही अमन खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हो गई। आज उसके अंदाज थोड़े बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया और उसको अपने साथ बैठक में ले गई। उससे थोड़ा सा फासले पर बैठ गई। वह मुझे बताने लगा कैसे इतने दिन मुझसे दूर रहा। मैं भी बदले में उसको अपने साथ हुई सारी बातें सुनाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अगर तुम मुझे अपना सब कुछ मानती हो, तुम अपनी मोहब्बत समझती हो, तो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती हो। आज पूरे तौर पर मेरी हो जाओ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा। वह शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से पहचान गया था कि मुझे बात समझ नहीं आई है। वह मेरे और करीब हुआ और एक बार फिर उसी अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। वही बोलकर अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर तो खिसक कर एक कदम दूर हो गई। मैं बोली, अमन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदाजा है तुम किस चीज की बातें मुझसे कर रहे हो? मेरे लहजे में हैरत थी, क्योंकि मैंने अमन को कभी ऐसे नहीं देखा था। वह एक बार फिर थोड़ा बिगड़े अंदाज में कहने लगा, देखो, हम जब तक ये सब नहीं करेंगे हमारे घर वाले किसी तौर पर राजी नहीं होंगे। हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। वह और मेरी तरफ खिसका। मैं थोड़ी पीछे की तरफ हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बार फिर बोला, एक वक्त बात तो हमने एक ही हो जाना है, क्यों ना आज ही हो जाए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। वह बोलकर मुझे अपने सीने से लगाने लगा, लेकिन मैं एकदम उसको अपने से दूर झटका और गुस्से से लाल होते हुए बोली, अमन, पागल मत बनो। हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसको गंदा मत करो।
पहले तो अपने पति से तलाक लूंगी, उसके बाद तुमसे अपना रिश्ता कायम करूंगी। इससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं इतना चिढ़कर कहा। उसने जैसे मेरी बात को नज़रअंदाज किया और मेरे करीब आने लगा। उसके हाथ अपने शर्ट के बटन पर थे और दूसरा हाथ वह मेरे दुपट्टे की तरफ बढ़ाने लगा। मैं एकदम ही डर गई थी। मैं कितनी ही समझदार और तेज थी, लेकिन थी तो एक लड़की। जब बात इज्जत की आई तो मैं एकदम डर से पीली पड़ गई थी। मैंने डर कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे और डर से कांप सी गई थी। लेकिन एकदम एक धड़म की आवाज पर मैंने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो सामने ही मेरे 14 साल के पति के हाथ में एक डंडा थामे खड़ा था, जो उसने जोर से अमन के पीठ पर मारा था, जिसके बदले वह लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर गया था। मैंने हैरानी और बेयकीनी निगाहों से देखा था उसको, तो मैं खुद अपने हाथों से नींद की गोलियां देकर आई थी, फिर यह कैसे यहाँ मौजूद हो सकता है। अमन हड़बड़ाकर उठने लगा, लेकिन मेरे पति ने एक बार फिर पूरी ताकत से एक और डंडा उसके पांव पर दिया और एक के बाद एक डंडा मारता गया। आज जिसको मैं हमेशा से बच्चा समझती आई थी, जिसको मैं पति नहीं मानती थी, जिसके साथ मैं गद्दारी कर रही थी, उसकी अमानत में गलत करने की कोशिश कर रही थी, आज उसने ही मेरी इज्जत की हिफाजत की, मुझे दूसरों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा लिया। मेरे 14 साल के पति ने मेरी इज्जत की हिफाजत करनी थी, उसने मेरा रक्षक होने का सबूत दे दिया था। अमन को मार मार के बेहाल करने के बाद उसने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। वह जब पलटा तो मैं कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वह लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया और मेरे मुंह अपने हाथों से दबोचा और मेरे कान के करीब झुककर तेज कहा, मिल गया सुकून, अपनी इज्जत को रौंद कर लिया, मेरी इज्जत को दाग दाग, मिल गया तुम्हें सुकून। वह इतनी जोर से गुर्राया था, एक पल को मुझे लगा वह 14 साल का नहीं था, 20 साल का ही। मुझे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। मैं अभी कुछ बोलने के लिए होठ खोलती, उसने एक घूमता हुआ थप्पड़ मेरे सीधे गाल पर मार दिया। उसकी गूंज मुझे आज भी अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। उसका हाथ नहीं हथौड़ा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने भी बेयकीनी से गाल पर हाथ रखा। वह थप्पड़ मारने के बाद भी सुकून में नहीं आया था। वह डंडे की तरफ गया और हाथ में डंडा लिए मेरी तरफ आया। मैंने घबराकर उसके पांव पकड़े और गिड़गिड़ाती हुई रोने लगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगी, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज मुझे मारो मत। मैं उसकी मिन्नत करने पर आ गई थी, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में खून सवार था और मुझे मरने का कोई शौक नहीं था। उसने मुझे एक खुकार निगाह से देखा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में लाकर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक होते ही मैं चीखने लगी कि दरवाजा लॉक मत करो, दरवाजा खोल दो, लेकिन वह एक भी नहीं सुन रहा था, बस बाहर बैठा रहा। काफी देर मैं भी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और कुछ मिनट बाद मैं भी थक हार कर बैठ गई और सबके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सब घर के लोग आए और बाहर का कबाड़ा देखा और उसको इतना गुस्से में देखा तो सब फिक्रमंद होकर पूछने लगे, घर में क्या हुआ है। मुझे बाहर से सब की आवाजें अपने कानों में महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खामोश थी। मुझे पता था थोड़ी देर में दरवाजा खुलेगा और मुझे सब घर वाले मिलकर मारेंगे। मेरे होश उड़ गए थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर बैठी हुई थी। कुछ मिनट और गुजरे और मेरे पति की गुस्से से भरपूर आवाज मेरे कान में आई। वह अपने बाप से बोल रहा था, कुछ नहीं हुआ, एक चोर घर में घुस गया था और घर की कीमती चीजों को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शुक्र है मेरी वक्त पर आंख खुल गई और मैंने इसको मार कर भगा दिया। उसकी आवाज मेरी कानों में आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं क्या सुन रही हूँ। ये मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मेरे कान में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, हमारी कीमती चीजों को लेने आया था, यानी मैं एक कीमती चीज हूँ जिसकी माँ उसको बार बार मारती थी, जिसकी माँ उसको
चालबाज 2 नंबर की बोल बोल कर मारती थी, वह कैसे कीमती हो सकती है। उसने मेरी हिफाजत की, मेरी इज्जत की परवाह करते हुए सारे घर वालों के सामने मेरी राज नहीं खोला। मेरी हरकत पर वह पर्दा डाल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पर ये वही 14 साल का पति है जो मुझ पर इतना हुक्म चलाने की कोशिश करता आया है, मुझे बिना वजह जलील पर जलील करता आया है। आज उसने मेरा रक्षक बनकर मेरी इज्जत की हिफाजत की है, और मेरा मान भी घर वालों के सामने नहीं तोड़ा, सब खुद ही हैंडल कर लिया। मैं खुद को जमीन में घुसा महसूस कर रही थी, जिससे मैं इतनी नफरत कर रही थी, जिसको मैं बात बात पर दिल भरोसा करने की कोशिश कर रही थी, उसने ही मेरी इज्जत की हिफाजत की और घर वालों के सामने मेरा मान भी बरकरार रखा। यही एक बात मेरे दिमाग में बार बार शर्मिंदा कर रही थी। मैं रोती रोती एकदम अपने रब से माफी मांगने लगी थी। मेरे हाथ पांव कपकपा रहे थे, मैं जोर कतार रोई जा रही थी। आज मेरी आंख खुल गई थी। पति पत्नी का रिश्ता ही अपना होता है, गैर मर्द गैर ही होता है। आज मुझे वह बात, यही चीज सब कुछ समझ आ गई थी। मैं काफी देर ऐसे ही रोई जा रही थी, और फिर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी, और आज मैं उनके लिए तैयार भी हुई थी। वह तकरीबन वक्त कमरे में दाखिल हुए। मैंने नोट किया था उसके माथे पर बल अभी भी थे। वह सीधे जाकर बेड पर बैठ गया। उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। मैंने आंखों में आई नमी को कहीं अंदर ही उतारा था और कदम उनकी तरफ बढ़ाए थे, और बहुत अच्छे लहजे में उनसे बोली, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? उसने अभी तक मेरा मुंह नहीं देखा था, वह सामने वाली दीवार को देखने में बिजी था। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेड से नीचे बैठी और कांपते हुए हाथ से उसके पांव पर हाथ रखे उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे आंसू आंखों से सैलाब की तरह बह रहे थे, और मेरे लहजे में भी लड़खड़ाहट थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गई है पति के रिश्ते से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं जानती हूँ मेरी गलती ऐसी है जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लीज बस ये एक गलती समझकर माफ कर दो। मैं उसके पाँव में गिड़गिड़ा कर रही थी, और वह मुझसे बेयकीनी निगाहों से देख रहा था। मैं रोती रोती अपने माथा उसके पाँव पर रख दिया। चंद मिनट बाद जैसे वह होश में लौटा था, और उसने करीब होकर मेरे सर पर अपना एक हाथ रखा और नरमी से बोला, चुप हो जाओ, गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को मान ले और माफी मांग ले वही बड़ा होता है। मैं तुमसे ना ही नाराज हूँ, अब ना ही गुस्सा हूँ। आओ ऊपर आ जाओ, जमीन पर नहीं बैठो। उसके लहजे में अपनापन देखकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। मेरा उसने हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और मुझे नरम लहजे में बोला, आइंदा कभी ये गलती नहीं करना, हर बात की माफी नहीं मिलेगी। और अब मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब